Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you will never miss any video updation from Sairam IAS. And join the official Telegram channel of Sairam IAS for PDF updation. गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, वेलकम टू सायराम आईएएस। सो लास्ट वीडियो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हमने क्या देखा था? इन नेशनल इनकम वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। अंडर वैल्यू एडेड मेथड वी हैव कवर्ड value of output. What is value of output? We have already discussed. Then we have discussed GDP, MP, that is gross domestic product market price. And finally we have discussed what is precaution of value added method. And lastly, one more thing we have discussed, that is double counting method. Under double counting method we have covered what is the problem and its solution. Problem and solution. In today's video we'll try to understand with another topic or another important concept, that is income method. So what is income method? Income method, according to this method, all the income that accrue to the factor of production by way of wages, profit, rent and interest. Simple means ये कहता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, फैक्टर पेमेंट के बारे में बात करता है। फैक्टर ऑफ पेमेंट, नॉट ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में क्या देखा था हमने कि ट्रांसफर पेमेंट में क्या होता है कि हमें काम नहीं करना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली हमें कुछ पैसे देती है तो उसको ट्रांसफर ऑफ पेमेंट कहते हैं। लेकिन जब हम काम करते हैं उसके बदले में जो पैसे मिलता है उसको कहते हैं फैक्टर ऑफ पेमेंट। और इस फैक्टर ऑफ पेमेंट में जैसे कि आपने काम किया तो आपको वेजेस मिलेंगे, आपको प्रॉफिट मिलेंगे, आपको रेंट मिलेंगे, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स क्या कि ये फैक्टर ऑफ पेमेंट के अंदर आता है, जिसके अंदर जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, कैपिटल, एंटरप्रेनर्स, लैंड एंड लेबर। सो लेबर को क्या मिलता है? लेबर को वेजेस मिलता है क्योंकि उसने काम किया है। और लैंड में क्या मिलता है? लैंड में रेंट मिलता है। एंटरप्रेनर्स को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। एंड कैपिटल में क्या मिलता है? कैपिटल में इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सब क्या है? These are factor of payment, not a transfer of payment. So ये जो factor of payment है इसको किसके अंदर काउंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे इनकम मेथड के अंदर। अब ये इनकम मेथड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम। अंडर दैट फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकंड रेंट ऑफ एंड रॉयल्टी, थर्ड इज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। Let's try to understand one by one. First is compensation of employees, which means it refers to amount paid by employees, amount paid to employees by employer. And who is employer? Owner of the company. कि एम्प्लॉय ने जो सर्विस दिया एम्प्लॉयर को, उसके बदले अपने एम्प्लॉयर ने जो पैसे दिया उसको क्या कहते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एंड दिस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या सिर्फ हम कह सकते हैं कि कैश में हो सकता है? नहीं, इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी इन काइंड एंड इट कैन बी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। wages and salary in cash means it include all monetary benefits. It include all monetary benefits like wages, salaries, you can say bonus, you can say DA, dearness allowance and commission, etc. So these are kind of salary in cash. That means जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कैश में दिया, जैसे कि मॉनिटरी बेनिफिट में जैसे कि सैलरी दिया, वेजेस दिया, बोनस दिया, कमीशन दिया, डी दिया, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? वेजेस एंड सैलरी इन कैश है। सेकंड वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, विच मीन्स इट इंक्लूड ऑल नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स ऊपर हमने क्या देखा था? वेजेस एंड सैलरी, ये मॉनिटरी बेनिफिट है। ये क्या होगा? नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मीन्स यहाँ पर कैश के थ्रू कुछ नहीं दिया जा रहा है,
यहां पर किस काइंड के थ्रू दिया जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट फ्री होम, रेंट फ्री होम, फ्री कार, you can say free car, you can say free medical and education facility, medical and educational facility. So these are not monetary benefit, these are non monetary benefit. That means यहाँ पर अगर कंपनी ने, ओनर्स ने, दैट मीन्स एम्प्लॉयर ने रेंट फ्री होम दिया, यहाँ पर उन्होंने कैश नहीं दिया कि आप कैश ले जाओ और रेंट पे जाके रह जाओ, ऐसे नहीं। उन्होंने एक फ्री होम प्रोवाइड किया कि आपको यहाँ रहना है, फ्री कार दे दिया, ठीक है, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटी दे दिया। दैट मीन्स यहाँ पर मॉनिटरी बेनिफिट से नहीं दे रहा, वो नॉन बेनिफिट, इनडायरेक्टली उन्होंने आपको क्या किया, सपोर्ट किया। ये किसके अंदर आ जाएंगे, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड है। लास्ट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, विच मीन्स इट इंक्लूड कंट्रीब्यूशन मेड बाय employer, contribution made by employer for social security of employees, social security of employees। एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूशन दे दिया। से फॉर एग्जांपल आप पीएफ की बात करें, अगर 12% किसी का पीएफ कट है, दैट मीन्स 6% किसका जाता है, सॉरी 12% एम्प्लॉय का जाता है, एम्प्लॉयर का भी जाता है, एंड 12% किसका जाता है, एम्प्लॉय का जाता है। दैट मीन्स यहाँ दोनों का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये भी काइंड ऑफ क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट इज रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट मीन्स इट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज अराइजेस फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब कोई पर्सन है ए जिसका खुद का लैंड है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई पर्सन ए अमित का खुद का कोई लैंड और बिल्डिंग है और उसने रेंट पे दिया है, जैसे कि हाउस 1 है, इसने रेंट पे दिया है, तो इसको रेंट से कितना पैसे मिल रहा है, 20,000। तो ये 20,000 क्या हो जाएगा, उसका इनकम हो जाएगा। दिस 20,000 रेट इज कॉल्ड एज एक्चुअल रेंट, इसको कहते हैं एक्चुअल रेंट। एक और कंसेप्ट है जिसको कहते हैं इंप्यूटेड रेंट। इंप्यूटेड रेंट, व्हाट इज इंप्यूटेड रेंट? मान लो अमित का 2 हाउस था, एक हाउस 1 है जिसको उसने रेंट पे दिया किसी पर्सन को, तो उसके जगह पे उसको 20,000 रुपीज रेंट मिल रहा है। अमित ने एक और हाउस दिया किसी को, कोई और थर्ड पर्सन को दे दिया, सॉरी रेंट पे नहीं दिया, ये घर खाली है, ये समझ लो कि वो खुद इस घर में रह रहा है। अगर ये हाउस जो है ये खुद का नहीं होता, दैट मीन्स खुद का होता है लेकिन ये रेंट पे दे देता है, ये घर अभी रेंट पे नहीं है, लेकिन ये अगर बाद में रेंट पे दे देता तो इसको मार्केट के हिसाब से कितना रेंट मिलता, एक एजम्पशन अमाउंट मान लेते हैं कि 15,000 है। सो अभी तो रेंट पे नहीं दिया है, लेकिन अगर ये रेंट पे देता तो इसको 15,000 रुपीज इनकम होती। तो ये जो रेंट 15,000 है, ये इसको क्या कहते हैं, इंप्यूटेड रेंट। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट प्लस जो इंप्यूटेड रेंट है, ये दोनों काउंट हो जाएंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे इस इनकम के अंदर। सो वी कैन से imputed rent of owner occupied houses is calculated on the basis of market rental value of the house, कि मार्केट में इसके हिसाब से क्या वैल्यू है, क्या अगर ये हाउस रेंट पे दे देता तो इसको कितना पैसे मिलते। तो मार्केट की जो वैल्यू उसको हम क्या करते हैं, एक एजम्पशन लेते कि इसका इतने वैल्यू होता अगर हम इसको रेंट पे देते, तो उसके हिसाब से हम एक लमसम अमाउंट क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। और जो एक्चुअल रेंट है और जो इंप्यूटेड रेंट है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इस इनकम के अंदर। नेक्स्ट इज रॉयल्टी। रॉयल्टी रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग और लीजिंग राइट टू यूज। कोई कंपनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एबीसी इंडस्ट्रीज कोई कंपनी है,
इस कंपनी का खुद का कोई पेटेंट है, इसका खुद का कोई कॉपीराइट है। ये पेटेंट और कॉपीराइट क्या हो जाएगा इसका, यू कैन से फिजिकल एसेट्स, और यू कैन से अब ये कह सकते हो कि आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये पेटेंट और जो कॉपीराइट है, अगर मान लो एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, इसको चाहिए, सो एक्स वाई जेड कंपनी क्या करेगी, it will take permission from ABC company to use the patent and copyright of ABC. So ABC कंपनी क्या कहेगा, ठीक है मैं आपको अपना पेटेंट और कॉपीराइट दे देता हूँ और इसके बदले में आप कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। सो एक्स वाई जेड क्या करेगा, इसके बदले में ABC कंपनी कुछ मनी क्या करेगा, पे करेगा। तो जो मनी पे किया ये ABC कंपनी के लिए क्या हो गया, एक इनकम हो गया। दैट मीन्स ABC कंपनी ने क्या किया, अपने रॉयल्टी जो है वो इशू किया किसको, एक्स वाई जेड कंपनी को। सो इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय ग्रांटिंग और लीजिंग, आप ग्रांटिंग कर सकते हो और लीजिंग कर सकते हो, राइट्स टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फिजिकल एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और यू कैन से फिजिकल एसेट्स। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग फंड्स टू ए प्रोडक्शन यूनिट। दैट मीन्स प्रोडक्शन यूनिट के लिए जो हम फंड लेंडिंग करते हैं उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट क्या है, इट इज पार्ट ऑफ इनकम। अब इस इनकम में, इस इंटरेस्ट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, इट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन देते हैं उसके बारे में जो इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि एग्जाम्पल से एक कोई पर्सन है, इसने किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट किया, मनी डिपॉजिट किया, इस डिपॉजिट में जो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो दैट मीन्स जो इंटरेस्ट मिलता है इसको, ये क्या है, पार्ट ऑफ इनकम है। लेकिन इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं करते, इट इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट। पब्लिक डेट के लिए जो गवर्नमेंट पेड करती है पैसे, उसको हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम के अंदर। एंड इंटरेस्ट पेड बाय वन फार्म टू अनदर फार्म, ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। सो इट इंक्लूड ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस की गुड्स एंड सर्विस का के लिए जो एंटरप्रेन्योर ने कंट्रीब्यूशन दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बदले में जो उसको पैसे मिलेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, वो भी इसका इनकम है। And it is a residual income. What is residual income? Which an entrepreneur earns after earns after paying all the other factor of production. All the other factor of production. Other factor of production means, say for example, टोटल जैसे कि हम अगर बात करें, अगर किसी का 1 लाख रुपीज टोटल इनकम है, टर्नओवर है, अब इस 1 लाख रुपीज में टोटल इसका फैक्टर प्रोडक्शन जो खर्चा आया उसका 70,000 एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, 70,000। दैट मीन 70,000 खर्चा आया और इसमें टोटल इनकम था 1 लाख रुपीज, तो बचा कितना, 30,000 रुपीज। तो ये जो 30,000 रुपीज ये क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। अब जो 30,000 प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट ऑन बाई एंटरप्राइजेस यूज्ड फॉर द 3 पर्पज। जो 30,000 उसने प्रॉफिट कमाया, इसको 3 जगह पे वो खर्च करेगा। कहाँ यूज करेगा, पहले कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा, देन डिविडेंड पे करेगा, लास्ट में रिटर्न अर्निंग। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स मीन इट इज द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय एंटरप्राइजेस, डायरेक्ट टैक्स पेड बाय एंटरप्राइजेस टू द गवर्नमेंट ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय, जो भी टोटल प्रॉफिट किया था, कितना टोटल प्रॉफिट किया था, हमने एग्जांपल में देखा था 30,000 रुपीज, कि जो भी 30,000 उसने कमाया था उसका जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ परसेंट जो है टैक्स वो क्या देगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। और ये जो टैक्स होगा इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स, इसी को प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स कहते हैं। देन व्हाट इज डिविडेंड। अब 30,000 से उसने टैक्स भी पे कर दिया। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड मीन्स इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट
विच इज पेड टू द शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट. इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट. से फॉर एग्जाम्पल ए बी सी कोई इंडस्ट्रीज है. अब इसके अंदर 3 पर्सन है, एक्स वाई जेड. इन्होंने तीनों ने इसके अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट किया. दैट मीन शेयर होल्डिंग किया. अब किस रेशियो में शेयर होल्डिंग किया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टोटल 10 रुपीज इन्होंने कंट्रीब्यूट किया. 10 रुपीज में से जैसे कि एक्स ने 3 रुपीज कंट्रीब्यूट किया, वाई ने 4 रुपीज किया और जेड ने 3 रुपीज किया. तो टोटल कितना हो गया, 3 + 4 7 + 3 से 10 रुपीज. तो जिस हिसाब से इन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन किया है जिस रेशियो में, उसी रेशियो से उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. अगर एक्स ने 3 रुपीज किया तो 3 रुपीज हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेंगे. वाई ने 4 किया तो 4 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा. और जेड ने 3 रुपीज कंट्रीब्यूट किया तो 3 के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा. तो इस तरह से डिविडेंड जो होगा वो प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एंड व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग? रिटेन्ड अर्निंग इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is kept as a reserve to meet unexpected contingency. अब unexpected contingency मतलब आप you can say unforeseen expenditure. कुछ ऐसा खर्चा आ गया जो हमें अलग से रखना पड़ेगा, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर. तो यहां पर जो पैसे रखा जाएगा वो किससे रखा जाएगा, जो आपने टोटल प्रॉफिट किया था. तो यू कैन से प्रॉफिट जो होगा टोटल, जो हमारा प्रॉफिट टोटल 30,000 था, इसके अंदर क्या जुड़ जाएंगे, प्रॉफिट इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटर्न अर्निंग. ये तीनों जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा. नेक्स्ट, मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट्स वर्कर्स. मीन्स इससे पहले हमने क्या देखा था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वेजेस हो, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये जो भी अमाउंट था ये अलग अलग पर्सन लेते थे. वेजेस कोई लेता था, रेंट कोई लेता था, इंटरेस्ट कोई लेता था और प्रॉफिट कोई और लेता था. बट मिक्स्ड इनकम में क्या है कि एक पर्सन हो, जैसे कि एक कोई पर्सन है, ये इंटरेस्ट भी ले रहा है, ये आपका प्रॉफिट भी ले रहा है. तो पर्सन ए इज ऑल्सो टेकिंग यू कैन से वेजेस, और ये खुद रेंट भी ले रहा है. दैट मीन्स जो भी इनकम होगा वो खुद ही सब कुछ ले रहा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स के पास अगर खुद का लैंड है वो, तो उसके बदले में क्या लेगा, रेंट लेगा लैंड का. खुद काम कर रहा है, दैट मीन्स खुद लेबर है वो. लेबर मीन्स क्या है, खुद वो वेजेस लेगा. खुद का कैपिटल है, जैसे कि कोई भी फर्टिलाइजर हो गया, ट्रैक्टर होगा, कोई भी यूज किया तो कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट खुद लेगा. और खुद क्या है, एंटरप्रेनर्स है, दैट मीन्स वो प्रॉफिट भी खुद कमाए. दैट मीन्स फार्मर्स क्या है, खुद का लैंड है, खुद लेबर है, खुद कैपिटल है लगा रखा है और खुद का एंटरप्रेनर्स है. दैट मीन्स जो भी यहाँ से पैसा आएगा, जो भी प्रॉफिट कमाएगा, खुद ही वो सारा लेगा. दैट मीन्स इसको कहते हैं मिक्स्ड इनकम. इट इज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इंक्लूडिंग वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. एग्जाम्पल डॉक्टर भी ले सकते हो. डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोल रखा है, अब वो क्लिनिक से खुद ही काम कर रहा है, दैट मीन्स खुद ही लेबर है, दैट मीन्स खुद ही वेजेस लेगी. सो डॉक्टर्स, फार्मर्स और बार्बर्स, ये सब आप एग्जाम्पल ले सकते हो मिक्स्ड इनकम. नेक्स्ट, NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, which means when factor income of all the sectors. Here all the sector means it may be primary sector, it include primary sector, it include secondary sector, and it also include tertiary sector. जब ये सारे सेक्टर जुड़ जाएंगे, इनका जो भी फैक्टर पर इनकम होगा हम टोटल कर देंगे, आर सम्ड अप, वी गेट डोमेस्टिक इनकम, एंड दिस डोमेस्टिक इनकम इज कॉल्ड एज NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे, जैसे कि हमने पहले देखा था फैक्टर ऑफ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम, जिसके अंदर हमने देखा था COE, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. देन रेंट एंड रॉयल्टी, ये भी जुड़ जाएंगे. इंटरेस्ट जो अभी हमने देखा, ये इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जुड़ जाएंगे. और जो मिक्स्ड इनकम होगा ये सब जुड़ जाएंगे. ये सब जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, NDPFC. दैट मीन्स हमने क्या देखा
इनकम मेथड से, इनकम मेथड से हमारा क्या निकला, एनडीपी एफसी। और जो वैल्यू एडेड मेथड था उसके अंदर क्या हमने निकाला था, वैल्यू एडेड मेथड, जिसके अंदर हमने निकाला था जीडीपी एमपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सो वैल्यू एडेड मेथड से हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया और इनकम मेथड से हमारा क्या निकला, एनडीपी एफसी। अभी इस एनडीपी एफसी से, इस एनडीपी एफसी में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे एनडीपी एफसी के साथ, एनडीपी एफसी के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम, विच मीन्स एनएनपी एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, सेकेंड पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज इनकम मेथड, जिसके अंदर हमने देखा कंपनसेशन फैक्टर, कंपोनेंट फैक्टर ऑफ इनकम, अंडर विच वी हैव डिस्कस्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी। फिर हमने देखा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, और लास्ट में हमने कंक्लूजन में क्या निकाला, एनडीपी एंड एफसी। नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, प्रिकशन, प्रिकशन ऑफ इनकम मेथड, प्रिकशन ऑफ इनकम मेथड, और लास्ट में फिर हम देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इस वीडियो में हम इतने डिस्कस करेंगे।